तो चलिए क्लास शुरू करते हैं हमारा मनी एंड क्रेडिट। जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि भाई बार्टर सिस्टम क्या था। बेटा बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी प्रणाली थी सबसे पहले जो पैसों से भी पहले आई थी। बेटा किससे पहले आई थी बच्चा? मेरे पैसों से भी पहले आई थी। जैसे हमने सोचा कि पैसे से भी पहले आई थी। बेटा किससे? पैसे से भी पहले, पैसे से भी पहले, पैसे से भी पहले आई थी। पैसे से भी पहले का मतलब क्या है? बिफोर मनी। मतलब यहां पर इस चीज को समझो, जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हमारे पास पैसा नहीं था, पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले जो लेन देन था, यानी जो सामान का आदान प्रदान था, वो सामान के बदले सामान देकर करते थे। जब चीजें एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज की जाती थी, जब चीजें या फिर जो गुड्स थे, जो वस्तुएं थी, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एक्सचेंज करी जाती थी, उसी को हम कहते हैं बेटा क्या? बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा? बार्टर सिस्टम। और हिंदी में इसको कहते हैं हम क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं बच्चा? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, वस्तु का विनिमय करना यानी सामान के बदले सामान देना। चलिए देखिए, when goods are directly exchanged for goods, जब सामान के बदले सामान दिया जाता था, and there is no use of money, it is called barter system। और इसी को हम क्या कहते हैं? barter system। मतलब यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पे सीधा किसका इस्तेमाल हुआ है? सामान के बदले सामान। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे एक लड़की जो है वो अपनी बकरी दे रही है और लड़का जो है उसको फ्रूट्स दे रहा है। यानी मैंने कहा कि भाई साहब मुझे ये पेन के बदले आप क्या दे सकते हो? आपने कहा कि सर मेरे पास मार्कर है, मैं पेन के बदले मार्कर दे सकता हूं, और हमने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है बेटा, ये तो हो गया हमारा बार्टर सिस्टम। ऐसे पैसे की जरूरत तो पड़ी नहीं हमें। लेकिन एक चीज बताओ मेरा बच्चा, क्या हर बार जरूरी है, हर बार बच्चा मेरा जरूरी है क्या कि भाई आप वही सामान खरीदें जो मैं दे रहा हूं आपको, या फिर मुझे ही वो सामान चाहिए जो आप दे रहे हो? आपको कि सर ऐसा जरूरी तो नहीं है। जैसे समझ के देखो, आप एक शॉप पे जाते हो, आप एक गए शॉप के पास, ठीक है, आप एक शॉप के पास गए, और आप जैसे ही शॉप के पास जाते हो तो आपने कहा क्या कि जनाब मुझे डेयरी मिल्क सिल्क की चॉकलेट चाहिए। आपने कहा आपको क्या चाहिए? डेयरी मिल्क सिल्क की चॉकलेट चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो चाचा थे उन्होंने कहा मेरे पास सिल्क नहीं है, मेरे पास सिल्क नहीं है। तो क्या आप उस व्यक्ति से सामान खरीदोगे? आप कहोगे नहीं सर, हम बिल्कुल भी उस व्यक्ति से सामान नहीं खरीदेंगे। सेम सिचुएशन बेटा बार्टर सिस्टम के अंदर थी कि भाई बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग वो सामान ही नहीं खरीदते थे जो सामने वाले के पास होता था, तो हम उससे कभी भी व्यापार नहीं करते थे, हम कभी भी उससे ट्रेड नहीं करते थे। सर इस सिस्टम को क्या कहते हैं? बेटा यही जो सिस्टम है, यही है बार्टर सिस्टम की बैकबोन, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी, या फिर आप कह सकते हो उसका मेन एस्पेक्ट। मतलब अगर ये सिस्टम ना हो तो भैया बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। तो सर ये सिस्टम क्या है? इसको हम कहते हैं बेटा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, और हिंदी में कहते हैं वस्तु का दोहरा संयोग। ठीक है, वस्तु का दोहरा संयोग। दोहरा संयोग। दोहरा संयोग। संयोग, संयोग का मतलब कोइंसिडेंस। अरे ये तो हमें वही मिल गया जो हमें चाहिए था। यहां पर क्या है देख के बेटा, इस व्यक्ति के पास चावल है, इस व्यक्ति के पास है चावल, ठीक है सर। इस व्यक्ति के पास क्या है बेटा? मुर्गी है। क्लियर? यहां तक समझो, इसके पास चावल है, इसके पास मुर्गी है। इसे तो मुर्गी चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति को गेहूं चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को क्या चाहिए? गेहूं। तो क्या ये आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे सर, इन दोनों को एक दूसरे की चीज चाहिए ही नहीं। ठीक है, सेम। तो यहां पर क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जब दोनों ही पार्टी राजी हो जाएं एक दूसरे के सामान पर, when buyer and seller have to agree to sell and buy each other commodities। जब आप सामने वाला और आप एक दूसरे का सामान लेने के लिए एग्री हो जाओ, उसी को हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड।
बेटा यही बहुत अच्छी बात है और यही बहुत बुरी बात है। मान के देखो, जैसे यहां पर मैंने सिचुएशन बताई है, क्या इसके पास चावल है, इसे मुर्गी चाहिए, इससे मुर्गी तो ले रहा है, दोनों का समान है, लेकिन इस व्यक्ति को तो गेहूं चाहिए और ये चावल नहीं ले रहा। मतलब इसके पास चावल है, चावल दे रहा है, वो कह रहा नहीं भैया मैं चावल का क्या करूंगा, मेरी जरूरत तो किसकी है, गेहूं की है। मेरी जरूरत किसकी है बेटा, गेहूं की है। यानी ये दोनों कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे और इस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। मतलब ए व्यक्ति अब उस व्यक्ति को खोजेगा जो जिसको चावल की नीड हो और जो इसको मुर्गी दे सके या मुर्गा दे सके। अगर ऐसा नहीं मिला तो व्यापार नहीं कर पाएगा। यानी इसकी जो सबसे बड़ी खूबी थी वही इसकी सबसे बड़ी कमी बन गई बेटा, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी थी वही इसकी कमी बन गई। हाँ सर बिल्कुल बन गई, बिल्कुल कमी बन गई। तो भैया यही तो बात यहां पर कही गई है। क्या कहा गया है, इट मीन्स बायर एंड सेलर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। एक दूसरे का सामान खरीदने के लिए वो इच्छुक हो और एक दूसरे से बात करें बेटा। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, और इसी सिचुएशन को खत्म करने के लिए, इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या आया था, पैसा आया था बेटा। क्या आया था, पैसा आया था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड को ही खत्म करने के लिए हमारे पास क्या आया था, मनी आई थी, पैसा आया था। चलिए बेटा अब देखो, अब आती है मनी। मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। पैसा क्या है बेटा, पैसा है जो एक्ट करता है किसके तौर पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। सर समझ में नहीं आया, एक बार बता दो। बिल्कुल बता देते हैं भाई मेरे, क्यों चिंता कर रहे हो। मान के देखो दुकान है, ठीक है, ये दुकान है आपकी, ठीक है, आपने दुकान ले रखी है, यहाँ पर चुन्नू लाल जी बैठे हैं, चुन्नू लाल जी की दुकान है। यहाँ पर शेल्फ वेल्फ रखे हुए, सामान रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डब्बे रखे हुए छोटे 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 छोटे। आप गए, आपने दुकान पर जाके सामान खरीदा, ठीक है, सामान खरीदने थे, जैसे ही आप सामान खरीदने गए, जैसे ही आप सामान खरीदने गए, आपने कहा मेरे को डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए। सामने वाले व्यक्ति ने कहा हाँ है, आपने उसको झट से पैसा निकाला, तस से सामान ले लिया। जैसे ही आपने पैसा दिया, आपने सामान ले लिया। अब यहां पर क्या हुआ, जो पैसा है उसने एक चीज को खत्म कर दिया। अब आपको ऐसा व्यक्ति नहीं देखना जिसके पास सिल्क हो, ठीक है। अब आप क्या है, जिसके पास भी सिल्क होगी आप उसको पैसा देकर सामान ले सकते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को दोबारा समझो बेटा, इस बात को समझो कि भाई अगर पैसा होगा तो आपको कभी भी दूसरे व्यक्ति को खोजने की जरूरत नहीं है, आप जाके सीधा ही पैसा देकर सामान ले सकते हो। अब इसको और तरीके से कैसे समझे बता देता हूं बेटा, ठीक है। मान के देखो, इस व्यक्ति को चाहिए वीट, इस व्यक्ति को चाहिए वीट और इस व्यक्ति को चाहिए राइस, ठीक है, ठीक है, इस व्यक्ति को चाहिए वीट, इस व्यक्ति को चाहिए राइस। दुकान पे जाएंगे, पैसा देंगे और अपना सामान ले लेंगे। दुकान वाला भी क्या करेगा, उसके पास सामान है, इनसे पैसा लेगा और इनको सामान दे देगा। अब दुकान वाला ये नहीं कहेगा कि भैया मैं उसी व्यक्ति को मैं चावल या गेहूं दूंगा जो व्यक्ति मुझे सोना ला के देगा या कुछ और ला के देगा। ये सिंपल सा सिनेरियो बन जाता है। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा कि भैया जो पैसा है वो एक्सचेंज के तौर पे काम कर रहा है। कैसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांजैक्शन में, यानी लेन देन के अंदर काम कर रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इन डे टू डे ट्रांजैक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। आपने देखा होगा, आप दुकान पे जाते हो बेसिक, ठीक है, आप पैसा देते हो और सामान खरीद लेते हो, ठीक है। दुकान वाले भी क्या है, पैसा लेता और सामान बेच देता है। अगर पैसा ही ना हो, अगर मनी ना हो, तो ये चीज कभी भी वैल्यूएबल नहीं बन पाएगी। वैल्यूएबल इन द केस क्या, ये कभी भी चीज चल ही नहीं पाएगी मेरा बच्चा, कभी भी चल नहीं पाएगी। क्यों, जो पैसा है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनके तैयार हुआ है। किसके तौर पे तैयार हुआ है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो मिड पार्ट है किसी भी व्यक्ति के बीच का, चाहे वो खरीदना चाहे चाहे वो बेचना चाहे बेटा, ठीक है। पैसा है, आप पैसा डायरेक्ट एक्सचेंज कर सकते हो। पैसे का साइन तो बना दूं मैं, पैसा है तो आप सारा काम कर सकते हो इजीली। अब आपको डबल कोइंसिडेंस खोजने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दुकान पर जाओगे, आप सीधा 500 का नोट दोगे, 200 का नोट दोगे, सामान ले लोगे। दुकान वाला आपसे 200 रुपए का नोट लेगा और आपको सामान बेच देगा। तभी ये व्यक्ति इतना खुश है क्योंकि इसके पास बहुत सारा पैसा, अब ये बहुत सारा सामान खरीद सकता है बेटा। चलिए, इट इज कैसे एक्सचेंज के तौर पे, इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या,
सामान को खरीदना या बेचना या फिर एक्सचेंज करवाना। इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी ऑफ दो फॉर द गुड्स एंड सर्विस इन द एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। इंटरमीडिएटरी यानी बीच का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। मतलब भाई पैसा ही है, पैसा ही है बेटा, पैसा ही एक ऐसी चीज है, चाहे आप सामान खरीदने जाओ या सामान बेचने जाओ, या सामान खरीदने जाओ या सामान बेचने जाओ, तो पैसा आपके मिड पार्ट में रहेगा ही रहेगा। मिड पार्ट का मतलब ऐसे है बेटा, मान के देखो आप गए हो मार्केट, आपने सामान खरीदना है, बेचना, कुछ भी करना है, A to Z में कहता हूं कुछ भी करना है, ठीक है। आप पैसा देते हो और सामान ले लेते हो। आपके पास रिमोट है, ठीक है सर, बिल्कुल है, मेरे को रिमोट आपको बेचना है। मैं क्या आपसे गेहूं लूंगा चावल लूंगा? आपको नहीं सर, मैं सीधा आपको कहूंगा आपको रिमोट की जरूरत है, आपको यहाँ से जरूरत है, मैंने रिमोट दिया, आपसे पैसे ले लिए। अब मेरे को आपसे पेन चाहिए, मेरे को आपसे पेन चाहिए, मैं आपको पैसे दूंगा और आपसे पेन खरीद लूंगा। तो यहां पर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या हो रहा है? पैसा बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? पैसा बन रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। यूज ऑफ मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैज बीन रिमूव द मेजर डिफिकल्टी। मैंने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को इसने बिल्कुल ही रेडिकेट कर दिया। रेडिकेट मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया कि भाई पैसा तो पैसा है तो हम सारा काम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पैसा है तो हम सारा काम कर सकते हैं। अब भैया आप जरूरी नहीं है कि मुर्गी वाला चावल देखे और चावल वाला मुर्गी देखे। आप कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो सामान खरीदना है खरीदे, जिसको जो सामान बेचना है बेचे, और जिसको बेचना है बेचे, जिससे खरीदना है खरीदे। बस आपके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। क्लियर क्लास? चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा और तसल्ली पूर्वक और आगे की तरफ कि भैया और क्या है हमारे पास। अब आता है बेटा पैसे की फॉर्म। क्या आता है? पैसे की फॉर्म। पैसा किस कदर काम कर रहा है और पैसा क्या है। क्लियर? चलिए, इट इंक्लूड्स करेंसी। ये क्या इंक्लूड करता है मॉडर्न फॉर्म में? करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स, प्लास्टिक मनी, डिपॉजिट विद बैंक्स। अच्छा सर ये है कि इस चीज को ना थोड़ा इलेबोरेट करके समझो। बेटा मैं आपको बताता हूं, पैसा कोई भी एक दिन में नहीं बना, कोई भी एक दिन में नहीं बना। मैं आपको बता देता हूं पैसे की फॉर्मेशन या फिर पैसा कब बना, क्या कैसे बना, ये कोई भी नहीं जानता। इसका इतिहास मतलब बहुत पेचीदा है, किसी को भी इसका इतिहास नहीं मालूम। जो भी कहता है कि मैं बताऊंगा तुम्हें इतिहास, सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक, पैसे का कोई इतिहास इतनी मतलब आप ये कह सकते हो कि भैया पेपर मनी तभी बनी थी, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर कुषाण शासकों ने सिक्के चलाए हैं, इंडिया के अंदर हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंदर सिक्के मिले हैं। तो भाई हमारी जो सभ्यता है, या फिर आप कह सकते हो डायनेस्टिकल सिचुएशन चल रही है, या फिर आप कह सकते हो सिविलाइजेशन जितनी चल रही है, उसके अंदर अलग अलग सिचुएशन मिली है। तो अलग अलग सिचुएशन के अंदर पैसा भी अलग अलग तरीके से मिला है। हाँ, लेकिन हम फॉर्मेशन बता सकते हैं कि पहले कैसे डील होती थी और अब कैसी है। मतलब बेटा पहले हम एनिमल पे डील करते थे। किस पे? एनिमल पे डील करते थे, यानी भैया एनिमल्स को बेच दिया, ठीक है, जानवरों को बेच दिया, जानवरों को खरीद लिया। इस तरीके से हम पैसे की जगह एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे धीरे हमने मेटल्स स्टार्ट किए, सोना, चांदी, ठीक है, पर्ल्स, मोती, हीरे, जवाहरात। फिर और बड़े हुए, फिर उनके कॉइन्स बन गए, मेटल्स कॉइन्स बन गए, ठीक है। मेटल कॉइन के बाद पेपर करेंसी आ गई, पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक कार्ड आ गए। बट मॉडर्न फॉर्म कहां से स्टार्ट हुआ सर? मॉडर्न फॉर्म हुआ बेटा आपका पेपर मनी से स्टार्ट। कहां से हुआ बेटा? पेपर मनी से स्टार्ट। और यहां तक ये है मॉडर्न फॉर्म्स। जो ओल्ड फॉर्म्स हैं, क्या अब मैं आपसे कहूं चांदी के सिक्के देखें, आप कहोगे सर दिवाली पे देखें। अगर मैं कहूं क्या आप चांदी के सिक्कों में डील करते हो, आप कहोगे नहीं सर हम चांदी के सिक्के में डील नहीं करते। अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि सर आप क्या सोने के सिक्कों में डील करते हो, आप कहोगे नहीं सर हम सोने के सिक्कों में भी डील नहीं करते। हम डील किस में करते हैं? पेपर नोट में करते हैं, कॉइन्स में करते हैं, ठीक है। मेटलिक कॉइन्स नहीं बेटा, नॉर्मल कॉइन्स बोला है मैंने, मेटलिक कॉइन्स नहीं, नॉर्मल कॉइन्स में डील करते हैं। इसके अलावा हम और क्या करते हैं सर? प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सब में डील करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंसी में डील करते हैं। इसके अलावा हम चेक्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं बेटा? चेक्स में डील करते हैं। हाँ सर चेक्स में डील करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट में डील करते हैं बेटा। इन सब में हम पैसा भरते हैं। फिर इसका यूज अब बढ़ चुका है, ठीक है। देखो पेपर नोट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, प्लास्टिक मनी हो गए, डिपॉजिट्स विद बैंक हो गए। बैंक में डिपॉजिट करना भी क्या है? एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। जब आपकी नीड हो, जब आप पैसा निकाल लो बेटा। चलिए, तो पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम से गोल्ड यानी
मेटल्स आ गए, ठीक है, प्रीशियस मेटल से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, प्रीशियस मेटल हो गए हमारे पास, प्रीशियस मेटल हो गए, ठीक है। प्रीशियस मेटल क्या, मेटल कॉइन्स हो गए, सिक्के हो गए उनके, ठीक है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, जवाहरात, पर्ल्स, ठीक है, मोती कह सकते, मोती जिसे कहते हैं, ठीक है, रूबी, डायमंड, इन सब में डील करते थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद पेपर नोट्स आए, जैसे ही प्रिंटिंग मशीन आई, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग मशीन आई गुटेनबर्ग के द्वारा, तो हमने पैसों की छपाई स्टार्ट कर दी। पैसों की छपाई एक बार पहले भी हुई थी, और कब हुई थी मैं बता देता हूं। तुगलक, तुगलक व्यक्ति ऐसा था जिसने नोट छापने की या फिर सिक्के चलाने की, करेंसी चलाने की बात करी, और वो बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ था। वो बहुत बुरी तरीके से फेल इसलिए हुआ था क्योंकि उसने जो मेटल चुना था वो था चमड़ा। उसने जैसे ही चमड़े की करेंसी या टोकन मनी स्टार्ट करी, चमड़ा हर घर में था और हर घर से एक ना एक नोट छपके निकलने लगा था। चलिए, पेपर मनी आ गई। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक कार्ड्स आने लगे। पेपर मनी के बीच में ही हमने चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट का भी यूज करना स्टार्ट कर दिया, डिपॉजिट विद बैंक भी स्टार्ट कर दिया, यानी बैंक में पैसा जब जमा कराते हैं वो भी हमारी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बन जाती है बेटा। फिर प्लास्टिक कार्ड आए, इलेक्ट्रॉनिक मनी आई जो आप जानते हैं, यूपीआई, इन सब से, और क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी अब चल रही है, ठीक है। चलिए, अब आता है मनी यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिकॉज क्यों क्यों किया जाता है भाई, पैसा ही क्यों यूज करें, कुछ और चीज भी तो यूज कर सकते हैं। पैसे में ऐसी क्या खास बात है जब हम पैसे को यूज करें, जानते हैं बेटा, क्योंकि ये ऑथराइज है गवर्नमेंट से। किसी भी पैसे की ऑथराइजेशन वहां की कंट्री की गवर्नमेंट करती है, जो वहां की मेन गवर्नमेंट होगी वही करेगी, क्या वही करेगी बेटा उसकी ऑथराइजेशन, मतलब भैया उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको मान्यता देती है वहीं की सरकार, उस देश की मेन गवर्नमेंट। चलिए, इट्स डिमांड एंड सप्लाई कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, जो मुख्य अधिकारी बैंक होता है, जिसको आप कह सकते हो मेन बैंक, जो है जो सेंट्रल बैंक है, वो ये देखता है कि भाई पैसे की सप्लाई कितनी जा रही है, डिमांड कितनी है, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बैंक में कितने मतलब मार्केट में कितने जारी नोट आ चुके हैं, यह भी चीज कौन देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे नोट प्रिंट करता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक जो है किसी भी देश का, सेंट्रल बैंक जो है वो नोट प्रिंट करता है। वो क्या करता है बेटा, नोट को प्रिंट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, आपने सही बताया, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ सर, इंडिया की बात बताओ, इंडिया में कौन करता है बेटा, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन, आप कह सकते हो, प्रिंट करता है नोट को, और कोई नहीं, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा। कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा। चलिए, अब देखते हैं कि लोन एक्टिविटीज कैसे चलती है बेटा। लोन एक्टिविटीज क्या है, लोन एक्टिविटीज ही क्यों करना बेटा, मान के देखो आपके पास पैसा ज्यादा हो गया, अब आपने पैसा ज्यादा लिया, पैसा जोड़ा और पैसे को जमा करा दिया बैंक में। क्या जमा करा दिया, पैसे को जमा करा दिया बैंक में, आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। बैंक में जैसे ही डिपॉजिट होता है, ठीक है, डिपॉजिट होता है तो हमारे पास दो चीज चल जाती है बेटा डिपॉजिट के अंदर। डिपॉजिट में दो चीज चलती है, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मांग जमा, या फिर फिक्स डिपॉजिट, स्थायी जमा। क्या है बेटा, फिक्स डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या है सर बेटा, डिमांड डिपॉजिट होता है जब आप अपनी डिमांड के ऊपर, व्हेन यू डिमांड एंड यू गॉट द मनी, जब आपको डिमांड मिले, जब आपकी डिमांड, जब आपकी जरूरत है, जब आपको पैसा मिल जाए। फिक्स डिपॉजिट क्या है सर, एक समय से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, एक समय से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते बेटा। लेकिन दोनों ही वेस में क्या है, आपको पैसा कहां जमा कराना है बेटा, बैंक में। सर जैसे ही हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो क्या होता है, ये समझो बेटा। आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है बेटा, जैसे ही आप बैंक में पैसा जमा कराते हो उसके बाद बैंक का काम स्टार्ट हो जाता है। बैंक क्या करता है, उसी पैसे को लोन देता है, उसी पैसे पर लोन देता है, दूसरों को पैसा देता है और उनसे ब्याज लेता है। जैसे बैंक यूज द मेजर प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। ज्यादातर जो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो वो क्या करता है, वो उसको क्या कह सकते हो आप, लोन पे देता है। लोन पे देने का मेन पर्पस क्या है, क्योंकि बैंक को अब करनी है कमाई, बैंक को क्या करनी है,
कमाई करनी है, और कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही क्या है? लोन देना। क्या है? लोन देना। सर ये कैसे है? ये समझते हैं बेटा। देखो ये बैंक है, ठीक है। बैंक के अंदर ये व्यक्ति आए पैसा जमा कराने। मैंने अभी बताया आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो। बैंक दो तरीके से आप पैसा जमा करा सकते हो। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, मैंने आपको बताया डिमांड डिपॉजिट। एक होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है सर? सर डिमांड डिपॉजिट जब आपकी डिमांड हो, जब आपकी नीड हो, तब आप पैसा निकाल सकते हो अपनी डिमांड पर। बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा जो है वो फिक्स हो जाता है। वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। उससे उस समय से पहले, उस टाइम से पहले, उस गिवन टाइम है उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। क्लियर? चलिए अब देखो बच्चा, बैंक में जाके हम मेरे पास पैसा ज्यादा हो गया तो मैंने सेविंग करी, पैसे को सेव करा, डिपॉजिट किया, उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिला। उसके बदले मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। उसके बदले मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है। अब सुनो, अब मुझे जरूरत थी पैसे की, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे कंपनी लगानी, मुझे क्या लगानी? कंपनी लगानी है। ठीक है, मुझे कंपनी लगाने के लिए पैसा चाहिए। मैं गया बैंक के पास, बैंक ने कहा ठीक है सर आप पैसा ले सकते हो, लोन ले सकते हो, आपका अकाउंट है। ठीक है, जैसे ही मैंने लोन लिया अब मुझे इंटरेस्ट देना होगा। यहां पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था और यहां पर मुझे इंटरेस्ट देना होगा। मान के देखो बैंक ने कहा कि सर हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे बेटा? 5%। और जब मैं पैसा लेने गया, मतलब वहां पे लोन एक्सटेंड करने गया, तो उन्होंने कहा कि सर हम आपसे 7% पैसा ज्यादा लेंगे। 7% पैसा ज्यादा लेंगे। यहां पर 5%, यहां पर 7%। एक तरफ है बेटा 7% और एक तरफ है 5%, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाता है बेटा 2%। और 2% है, वही है बैंक की इनकम। वही है बैंक की इनकम। दोबारा सुनो बेटा, बैंक हमें इंटरेस्ट देता भी है और हमसे इंटरेस्ट लेता भी है। ये कब होता है बेटा? इंटरेस्ट बेटा तब देता है जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं, और इंटरेस्ट तब लेता है जब हम बैंक से पैसा लेते हैं। जब हम बैंक से पैसा लेते हैं, उधारी पे पैसा लेते हैं। क्लियर? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है? हमारा इनकम ऑफ बैंक होती है, यानी बैंक की इनकम होती है। क्लियर? इसको और आगे समझते हैं क्या है बेटा ये बात। बैंक मेक यूज द डिपॉजिट। बैंक जो है वो डिपॉजिट का जो पैसा है वो लोन रिक्वायरमेंट के लिए यूज करता है, यानी जो रिक्वायरमेंट है लोन की उसके लिए यूज करता है। इन दिस वे, इस वे में बैंक्स मीडिएट बिटवीन हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु हैव नीड इन दिस। मतलब जिनके पास ज्यादा है वो तो बैंक में जमा करवा रहे हैं, और जिनके पास कम है वो बैंक से ले रहे हैं। और बैंक क्या रहा है? बीच के अंदर है, यानी इंटरमीडिएटरी बात कर रहा है, मतलब मीडिएट कर रहा है, बीच में स्थायी है। मतलब भाई सोच के देखो बेटा, एक व्यक्ति आया जिस पे बहुत ज्यादा पैसा, उसने कहा कि विनीत सर पैसा रख लो। मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट, मेरा प्यारा बच्चा, तू मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। एक व्यक्ति आया कह रहा सर मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा ले, तू 1 लाख रुपए ले ले, बट तू मुझे 10% के हिसाब से पैसा दे दियो। उसने कहा ठीक है सर। अब जैसे ही ये व्यक्ति पैसा लेने आया, मैंने इसको इसका पैसा वापस करा और इसके ऊपर से 8% दे दी कि भाई तेरा ब्याज हो गया 8%। ये भी खुश, ये भी खुश, मैं भी खुश, सभी खुश। चलिए, ये सिर्फ 15% कैश होल्ड करता है। अब लोगों के मन में आया होगा ना सर आपने पैसा यहां से लिया यहां दे दिया, तो भाई बैंक जो है आपके डिपॉजिट का सिर्फ और सिर्फ 15% होल्ड करता है, उसके अलावा सारा आरबीआई को भेज देता है। सर सिर्फ 15% क्यों? बेटा क्योंकि हर दिन हर एक व्यक्ति पैसा निकालने नहीं आता, हर दिन हर एक व्यक्ति पैसा जोड़ने नहीं आता। क्लियर? क्या बोला मैंने? हर दिन कोई व्यक्ति पैसा निकालने नहीं आता, ठीक है, और हर दिन व्यक्ति पैसा, जिसे आप कह सकते हो जोड़ने या फिर जमा करने नहीं आता, वो डिपॉजिट करने नहीं आता, ना ही वो लेने आता, क्रेडिट करने आता। तो सिचुएशन क्या बनती है बेटा? 15% जो कैश है उससे वो वैल्यू स्टेबल करता है, क्या करता है? मीडिएट करता है और बैलेंस करता है जो बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं और जो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उनके बीच। ठीक है? क्लियर? बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर डिपॉजिट। मैंने भी बताया जब आप डिपॉजिट कराने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। क्लियर? हाँ जी। अब जो डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। अभी बताया था, क्या बताया था मेरा बच्चा? देख लेते हैं
क्या बताया था बेटा मैंने, यहां पर बताया था जितना ये परसेंट दे रहा है, देखो 5% दे रहा है और वापस, ठीक है 5% दे रहा है और ले कितना रहा है, 7% ले रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो ये 2% है, यही क्या है, बैंक की इनकम। और ये वही पॉइंट यहां पर लिखा है बेटा, ये वही पॉइंट यहां पर लिखा है कि भैया जो डिफरेंस है, जितना वो पैसा देता है और जितना वो पैसा लेता है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। अभी तक हमने पैसा क्यों आया ये पढ़ लिया, बार्टर सिस्टम की तकलीफों के कारण आया, डबल कॉन्स्टेंट्स के बारे में आया, पैसे की मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या, हमने ये पढ़ लिया। बैंक पे अगर हम पैसा ज्यादा करवा देते हैं, हमारे पास पैसा ज्यादा होता है, सरप्लस होता है पैसा, तो हम बैंक में जमा करा देते हैं, बिल्कुल करा देते हैं। बैंक से हम पैसा कैसे निकालेंगे ये भी पढ़ लिया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे और बैंकों का जो क्रेडिट सिस्टम है वो समझते हैं कि वो पैसा कैसे उधार देता है। क्रेडिट सिस्टम क्या है बेटा, चलिए। क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट है, क्रेडिट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बोरोवर को पैसा सर्विस देता है इन प्रॉमिस कि भैया हम आगे मिल जाएंगे। क्या आया, क्या आया, कुछ नहीं आया, चलो देखो, अरे ऐसे कैसे नहीं आया, हम हैं तो क्या गम है। चलिए सुनिए, आप आए, अब देखो मेरे पीछे गोला सा दिख रहा है ना, ठीक है सुनो, बात ये है यहां पर कि भाई अब आप आए मेरे पास, आपने कहा सर पैसों की जरूरत है, मैंने कहा ओ हो, चलिए पैसा दे दिया जाएगा आपको। आपने कहा ठीक है सर पैसा दे दो मुझे, 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है बेटा 1 लाख रुपए मेरे से ले ले तू, लेकिन आपने एक लाइन और जोड़ दी, सर मैं आपको 1 महीने के अंदर पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अब आपने कहा कि सर 1 लाख रुपए मैं आपको वापस करूंगा, वापस करोगे आप, ठीक है। अब आपने कहा कि मैं 1 महीने में वापस करूंगा, कब मैं वापस करूंगा, 1 महीने में, 1 मंथ के अंदर वापस करूंगा, 1 मंथ में वापस करूंगा। देखो भाई आपने 1 मंथ में बात करने की बात करी है, ठीक है सर, हाँ सर। इसके अलावा मैंने कह दिया कि भैया आप मेरे को 1 लाख रुपए नहीं दोगे, 1,05,000 रुपए दोगे, क्योंकि 5% आपका क्या है, ब्याज है। 5% क्या है बेटा, आपका ब्याज दर है, आपकी इंटरेस्ट रेट है, यानी जितना आप लेके जा रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैं अपना एक सोर्स दे रहा हूं आपको। बिल्कुल बेटा, क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट विच लेंडर सप्लाइज टू द बोरोवर मनी, मनी देता है, सर्विस देता है, गुड्स देता है इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कि भैया फ्यूचर में हम आपकी पेमेंट कर देंगे, जिसको कहते हैं सूद समेत वापस करना, सूद समेत वापस करना बेटा। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या बोला, जब आप किसी व्यक्ति से एक ऐसा एग्रीमेंट करो कि भाई मुझे सर्विस दे दो, सामान दे दो या पैसा दे दो, और उसके बदले में आपको फ्यूचर में वो रीपेमेंट कर दूंगा, फ्यूचर में मैं आपको वापस कर दूंगा, उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, हम क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रेडिट कहते हैं, यानी साख कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साख, मेरी साख दाव पर है। साख का मतलब यहां पर उधारी से है, ठीक है, उधारी से है। उधारी को और अच्छे से समझ लो कि भैया जब आप पैसा उधार देते हो और आप उस पर ब्याज देते हो, वही है क्या, क्रेडिट है बेटा। चलिए, क्रेडिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, द डिफरेंशिएट बिटवीन द लेंडिंग एंड रेट, बोरोइंग रेट, सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। ये पहले ही पढ़ के आए हैं, जो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक है, कि बैंक की इनकम कैसी होगी। चलिए, गांव के अंदर जो मेन डिमांड है वो होती है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। आप अगर शहरों को देखो, अगर आप रूरल एरियाज देखो, रूरल है, ठीक है, और अगर आप अर्बन एरिया की बात करें, ठीक है, अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो रूरल जो एरिया है या क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, वहां पर सबसे मुख्य जो क्रियाकलाप है, जो मेन एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है बेटा, वो और कोई सी नहीं, वो है आपकी एग्रीकल्चर। वो क्या है, आपकी एग्रीकल्चर बेटा। एग्रीकल्चर है मेन एक्टिविटी। अगर मेन एक्टिविटी आपकी एग्रीकल्चर है, खेती है, तो सीधी बात है, सीधी सिचुएशन यहां पर क्या बन रही है कि भाई साहब आपको उधार भी किसके लिए चाहिए, आपको क्रेडिट भी किसके लिए चाहिए, सर एग्रीकल्चर के लिए चाहिए। बिल्कुल। अगर आप अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में, अगर आप सर शहरी इलाकों में तो सर फैक्ट्रीज होती है, बिजनेस होते हैं, तो शहरों में किसके लिए चाहिए आपको, सर बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्रीज के लिए चाहिए, फैक्ट्री के अलावा इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए, ठीक है बेटा। इन सब के लिए हमें चाहिए, रेस्टोरेंट हो जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कूल हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं बेटा। यानी हमारा जो रूरल एरिया है उसकी जो एक्टिविटी वो एग्रीकल्चर है, तो खेती भी किसके लिए चाहिए, और खेती के लिए ही क्या चाहिए, हमें लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए बेटा।
यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे एट द लोन एट द हार्वेस्ट। ये क्या है पॉइंट सर? बेटा पॉइंट ये है, आपने 9th में पढ़ा होगा या फिर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा होगा, बता देता हूँ आपको कि भाई उसके अंदर 2 सीजन होते हैं हमारे पास क्रॉप के 2 सीजन जो मेन माने जाते हैं। एक होता है सोइंग, एक होता है हार्वेस्टिंग, एक होता है हार्वेस्टिंग। सोइंग का मतलब है बुआई, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई। जब बुआई होती है उस चीज की, जब बुआई होती है, सोइंग सिस्टम होता है, तब आपको पैसे की नीड होती है, तब देयर यू नीड मनी। वहां पर आपको किसकी जरूरत है? पैसे की जरूरत पड़ती है। सर पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि बेटा सोइंग के टाइम आपको देखो खाद भी चाहिए, आपको बीज भी चाहिए, आपको फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपको पेस्टिसाइड भी चाहिए, आपको मोटर के लिए पैसा चाहिए, आपको पेट्रोल के चाहिए, डीजल चाहिए, न जाने कितनी चीजें, ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीजें जिसके लिए पैसा चाहिए, ठीक है। अब जब पैसा ले लिया, अब पैसा रिपे कब कर पाओगे? जब वो पूरी फसल खड़ी होगी और जब उसको आप मार्केट में सेल आउट कर दोगे, जब आप उस चीज को बेच दोगे, तभी तो बेटा, तभी तो मेरा बच्चा आप उसका पैसा दे पाओगे। पैसा देने का मतलब यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, आपको जरूरत है सोइंग के टाइम और आप बेचोगे कब? उसे हार्वेस्टिंग के टाइम बेटा, ठीक है। चलिए, और यही वो पॉइंट है, क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। देखो डिसएडवांटेज क्या है, हर चीज फायदे के लिए थोड़ी होती है, नुकसान के लिए भी होती है। तो नुकसान क्या क्या है यहाँ पर? बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, विच मीन द लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग द बोरोवर्स इज यूज्ड टू रिपे द लोन। भैया बैंक जब चार्ज करता है 8%, 10% जब चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, तो सीधी बात है 10% इंटरेस्ट रेट का अर्थ हो जाता है कि बेटा आपकी मैक्सिमम जो इनकम है वो लोन देने में चली जाएगी। और आपके पास बचेगा क्या? जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं तो फायदा क्या है आपका? चलिए, इफ लोन इज यूज्ड फॉर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज द बोरोवर कैन बी पुश इनटू अ डेट ट्रैप, जिसको आप कहते हैं ऋण जाल, साख का जाल। साख का जाल क्या है? मान के देखो आपने लोन लिया मेरे से, सर 1 लाख रुपए दे दो, हमें इंडस्ट्री खोलनी है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर जो भी है होता है वो, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो भी है, मैं से बोला नहीं जा रहा, ठीक है, जो भी आपको बनना है। आपने कहा कि सर हमें बनना है, हम बनना चाहते हैं शार्क टैंक के अंदर अगले व्यक्ति। और ठीक है बेटा, ले ले तू 1 लाख रुपए। तुमने 1 लाख रुपए लिए, तुमने कहा 1 लाख रुपए में क्या ही लगेगा, चलो घूम के आते हैं। तुम मनाली निकल गए, शिमला निकल गए, ठीक है, अब तुम दार्जिलिंग होते हुए आए हो 1 लाख रुपए खर्च करके। ध्यान रखना बेटा, 1 लाख रुपए तुम निपटा के आ गए ना मेरे, ठीक है। अब एक बार बताओ, घूमने के बाद क्या तुम्हें पैसा मिलेगा? मतलब आप लोग घूम के आए हो, इसकी कोई पेमेंट देगा आपको? मतलब आप घूमने आए दार्जिलिंग, लो भैया आप 1 लाख रुपए रखो, आप इतना अच्छा घूम के गए हो यहाँ से। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप बहुत अच्छा घूम के, सर आप जैसे तो कोई घूमा ही नहीं सर, आप तो 1.5 लाख रखो सर, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या, आपने अनप्रोडक्टिव वे में उस पैसे को वेस्ट कर दिया। अब आपके पास 1 लाख रुपए खर्च, ना फैक्ट्री लगी, अब लेकिन मैं तो पैसा मांगूंगा ना। अब क्या होगा, आप मेरे बोझ के तले, यानी मेरे जो डेब्ट ट्रैप है उसके अंदर फंसते जाओगे और फंसते चले जाओगे। चलिए, बैंक डोंट प्रोवाइड क्रेडिट टू प्योर पीपल, गरीबों को तो कोई भी नहीं पूछता, बैंक भी उनको लोन देने से मना कर देता है। एंड डोंट हैव एनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि भाई उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, किस बेसिस पे उनको लोन दिया जाए बेटा, ऐसे भी लोन नहीं मिलता। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। क्रेडिट की टर्म्स क्या होती है? टर्म्स मतलब है कौन कौन सी चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं बेटा, कौन कौन सी चीज इसके अंदर यूज की जाती हैं। देखो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। क्या आता है? ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? एक प्रोपोर्शन है। क्या है ये? प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट है, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट है बेटा, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट है जो आप रिपेमेंट के दौरान देते हो, जो आप रिपेमेंट के दौरान देते हो। कोलेट्रल, हिंदी में कहते हैं समर्थक ऋण आधार, से कहते हैं समर्थक ऋण आधार, ऋण का आधार, ऋण का आधार, जिसके बेसिस पे आप ऋण देते हो, जिसको आप सिंपल से कह देते हो आपने कोई वस्तु गिरवी रखवाई है। इसको मैं सिंपल वे में करता हूं, जो आप चीजें गिरवी रखवाते हो ना, चाहे गांव के अंदर चले जाओ, गाय रखवा देते हैं गिरवी, भैंस रखवा देते हैं, जमीन हो गई, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो गए, इसके अलावा आप अपनी कार रखवा दो, तो कुछ A to Z जिसकी वैल्यू के बेसिस पर आप पैसा लेते हो उसको आप क्या कहते हो? समर्थक ऋणाधार। क्लियर? नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कि कौन व्यक्ति लोन ले रहा है, क्या वो पैसा उपलब्ध करा पाएगा, उसकी बैंक की परसेंटेज कितनी है, मतलब उसका ट्रांजैक्शन कितना है,
क्या वो एबल भी है लोन लेने के लिए या फिर ऐसे मुंह उठा के आ गया, ये सब भी देखा जाता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, पैसा आप वापस कैसे करोगे, पैसा वापस कैसे करोगे, क्लियर। तो मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ अमाउंट है जो आप रीपे करोगे। इसके अलावा कोलेट्रल आता है जिसको आप कह सकते हो क्या, कोलेट्रल का सीधा सीधा अर्थ आप समझो, जो आप चीजें गिरवी रखवाते हो, जो आप चीजें गिरवी रखवाते हो बेटा, इसको हम कहते हैं समर्थक ऋणाधार। हिंदी में लिख देता हूं बहुत अच्छे से, वरना मेरी राइटिंग तो माशाल्लाह है, ठीक है। समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार, क्लियर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कि भैया पूरे प्रॉपर होने चाहिए, कागज पूरे होने चाहिए, लेकिन गांव वाले व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोलेक्ट्रल नहीं होता, इस वजह से बैंक उनको लोन देने से मना कर देता है, और पैसा कैसे वापस किया जाएगा, क्लियर। यहां तक आई होप अभी तक चैप्टर समझ में आ रहा होगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, इतना कोई हार्ड चैप्टर ये नहीं है, मैं जितना जानता हूं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं फॉर्मल सेक्टर। हमारे पास दो तरीके के लोन होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, वो समझेंगे और वो जानेंगे। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है बेटा, फॉर्मल को मैं बता देता हूं एक बार को, छोटे शॉर्ट में कंप्लीट करता हूं। फॉर्मल सेक्टर है जो सेक्टर बैंक के बेस पे होता है या फिर रिजर्व बैंक जिस पर निगरानी रखती है, जिस सेक्टर पर रिजर्व बैंक निगरानी रखती है वो क्या है, हमारा फॉर्मल सेक्टर है। जैसे बैंक्स आर सोर्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, बैंक एक ऐसा सोर्स है जो फॉर्मल सेक्टर पे होते हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर से जो लोन मिलेगा वो कहां से मिला, बैंक में मिलेगा, क्योंकि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। तो जो रिजर्व बैंक है वही निगरानी रखता है किस पर, इन सब पर, कि भाई जो लोन दे रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में वो कैसे काम कर रहे हैं बेटा। चलिए, सोर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इन 2007 वो काफी बढ़ गया था, ठीक है, वो काफी बढ़ गया था, ठीक है। बैंक्स एंड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, बैंक और जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है, नीड टू प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विच इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। जो बैंक और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी उनको सस्ता लोन देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्योंकि बेटा इस देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। क्यों है ऐसा क्रूशियल, देखो बेटा क्या है, अगर आप चीप लोन नहीं दोगे, अगर आप चीप लोन नहीं दोगे, चीप लोन नहीं होगा और अफोर्डेबल नहीं होगा, और अफोर्डेबल नहीं होगा, तो जो लोग हैं जो दूसरे लोग हैं वो कहां जाएंगे, इनफॉर्मल सोर्स पे जाएंगे। अब सर इनफॉर्मल सोर्स क्या है, इनफॉर्मल सोर्स होते हैं जैसे दोस्त, रिश्तेदार, ठीक है, भाई बंधु बांधव, ठीक है, इन सबके पास जाएंगे। अब इन सबके पास अगर वो जाएंगे तो उनके पास तो रेट हाई होता है, हाँ सर रेट तो हाई लेते हैं, तो भाई इससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाती है, इससे हमारी कंट्री की डेवलपमेंट रुक जाती है, क्लियर। अभी हमने फॉर्मल पढ़ा है, अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लीडर्स इंक्लूड्स, इनफॉर्मल के अंदर कौन होता है, मनी लैंडर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं। अभी बताया दोस्त, रिश्तेदार, भाई बंधु बांधव होते हैं। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन पे नजर रखे, इसलिए फ्री होते हैं, इसलिए जो इनकी इंटरेस्ट रेट होती है वो काफी हाई होती है। इनकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है बेटा, मैं लिख देता हूं, इनकी इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत हाई होती है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है, क्योंकि इस पर कोई भी निगरानी नहीं रख रहा। इन द इंफॉर्मेशन सेक्टर दे कैन लैंड वॉट एवर इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट जो मन करे उस पे देते हैं। Thus the cost of the borrower of informal loan is much higher. This could lead to increasing debt and debt. भैया इससे क्या होता है, आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है लोन का, और डेप्ट ट्रैप का भी लोन बढ़ जाता है। जबकि फॉर्मल सेक्टर को एक्सपेंड होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर जितना ज्यादा फैलेगा उतना अच्छा है, क्योंकि भाई साहब उसकी निगरानी रखी जा रही है, वो शोषण नहीं करता, दे डोंट एक्सप्लॉइट द पीपल, ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में काम करते हैं और लोगों को भी लोन लेने में सुविधा होती है। चलिए अब इन दोनों को ना एक साथ करके पढ़ते हैं कि एक साथ क्या है। फॉर्मल जो सेक्टर है, ठीक है, वो आरबीआई के अंडर काम करता है, जो रिसोर्स है, जो काम है वो आरबीआई के अंडर काम करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन पर नजर नहीं रखती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं रखी। आपने अपने दोस्त से लोन लिया, आपने मुझसे लोन लिया, क्या आरबीआई के मेरे से पूछेगा कि भैया किस परसेंट पे दिया, मैं क्यों बताऊं, आप होते कौन हो मेरे से पूछने वाले, क्लियर, मैं आपके अंडर तो नहीं आ रहा सही में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है, यहाँ पे बहुत हाई होता है इसके मुकाबले, कि भैया मैंने कह दिया भैया मेरे को 20% लोन चाहिए, आपको देना पड़ेगा, क्यों, आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा इसलिए। थर्ड है कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, सोसाइटीज, ये सब इसमें आते हैं।
जैसे तो कोई बड़े खुश है ना, क्यों, बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है तो ये इंटरेस्ट रेट कम है, कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा, ना ही हम डेब्ट ट्रैप में फंस पाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिलेटिव्स आते हैं, मनी लेंडर्स आते हैं और लैंडलॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, जमींदार आते हैं, बड़े बड़े जमींदार, भाई साहब एक बार आप उनसे 10,000 रुपए ले लो, पता चलेगा 10 साल होंगे, आप उसको 50 लाख रुपए दे दोगे, लेकिन उसके 10,000 रुपए खत्म नहीं होंगे। ये सिचुएशन थी बेटा। यही सबसे बड़ा रीजन है, इनफॉर्मल सेक्टर का लोन ही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे यहाँ पर जितने भी फार्मर्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डेब्ट या डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो भी किसके, इनफॉर्मल सेक्टर के। इसलिए सरकार चाहती है कि इनफॉर्मल सेक्टर इरेडिकेट कर दिया जाए बिल्कुल ही मार्केट से, बट ये पॉसिबल नहीं है कि इरेडिकेट पूरी तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर कर दो, क्योंकि मान के देखो मुझे 10,000 की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाऊंगा भगते भगते वो 10,000 रुपए देने में 10 दिन लगा देगा, लेकिन अगर मैं दोस्त के पास जाऊंगा तो शायद वो दोस्त मेरा 10 मिनट में दे देगा, उसके पास पैसा होगा। क्लियर, आपको डिफरेंस समझ में आ गया फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल में क्या था बेटा, ये रिसोर्स कहां से, रिसोर्स जो है वो आरबीआई के अंदर काम करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते। इनका इंटरेस्ट रेट लो होता है, इसमें काफी हाई होता है। इसके अंदर बैंक आते हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आती है, और इसमें रिलेटिव्स आते हैं, मनी लेंडर आते हैं। क्लियर, चलिए अब जिस चीज के बारे में बार बार बात हो रही है, अब उसको पढ़ते हैं, और वो क्या है, आरबीआई। वो क्या है बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है, इसको कहते हैं द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। जब कुछ नहीं बचता सरकार के पास, तब जाती है वो आरबीआई के पास, और आरबीआई सरकार तक को लोन देता है। ये क्या करता है बेटा, गवर्नमेंट तक को लोन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट तक को लोन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट तक को लोन प्रोवाइड कराता है। क्यों कराता है सर, क्योंकि इसका काम है बेटा इस देश की मॉनेटरी पॉलिसी को देखना, इस देश की आर्थिक नीतियों को संभालना। क्लियर, आरबीआई इज सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल्स करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्री के अंदर। हाँ सर, अभी आपने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है सर, बेटा इस देश के अंदर कितना पैसा खर्च होगा, और कितना पैसा आया है, और कितना पैसा कहां गया है, और सरकार ने कितना पैसा कहां लगाया है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। क्लियर, मतलब जो जो पैसा है वो कितना कहां कहां पे लग रहा है, किस किस सेक्टर पे लग रहा है, और कितना उसको रिटर्न मिल रहा है, ये होती है हमारे यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर, चलिए, आरबीआई सुपरवाइज एक्टिविटीज ऑफ फॉर्मल सेक्टर, कीप द ट्रैक ऑन देयर एक्टिविटीज। अभी बताया फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक्स हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उन सबकी निगरानी कौन करता है, आरबीआई करता है। और सरकार जो बैंक है वो अपना पास 15% पैसा रखते हैं। 15% जब पैसा रखा है, उसके बाद जो सारा पैसा वो कहां जाता है, सब आरबीआई के पास जाता है। और आरबीआई फ्लक्चुएट करता है कि भाई पैसा कितना मार्केट में आएगा और कितना मार्केट में नहीं आएगा। चलिए और चीजों को जानते हैं इसके बारे में। फंक्शंस क्या है, करेंसी को इशू करता है, करता है करेंसी को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है, बिल्कुल करता है सर। मॉनिटर करता है बैंक और एसएचजी के कार्य। सर एसएचजी क्या है बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। नेक्स्ट टॉपिक यही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। ये बैंक के कल्चर को देखता है कि बैंक कैसे काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है बैंक सिर्फ और सिर्फ जो अमीर, जो रिच कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पैसा दे रहा है, जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है उन्हीं को पैसा दे रहा है, ठीक है, ये सब देखता है। और ये भी देखता है कि भाई हमारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको भी बराबर पैसा मिले, उनको भी बराबर लोन मिले। क्लियर, प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे बैंक के, वो भी कौन बताता है, आरबीआई। आपको मैं बता दूं, आरबीआई ही एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सब पर निगरानी रखते हुए ये भी तय करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। आप उस इंटरेस्ट रेट से कम ले सकते हो ब्याज, ठीक है, आप उस इंटरेस्ट रेट से कम ले सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं ले सकते, क्लास ज्यादा नहीं ले सकते बच्चा। प्रोवाइड फीडबैक, मॉनिटरी पॉलिसीज क्या करता है, फीडबैक देता है कि भाई आपकी आर्थिक नीति अगर ऐसी रही तो हमारी देश जो है वो डूब जाएगा, हमारी करेंसी डूब जाएगी, ठीक है, हमारे देश के आर्थिक हालात नीचे आ जाएंगे, तो आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सही करो। मतलब जहां जहां आपने पैसा लगाया है और जहां जहां पैसा लगाना है उस चीज को सब सही किया जाए। आप 2000 के नोट मार्केट में मत उतारो, आप सिर्फ 500 रुपए के नोट उतारो, इससे भी हमारी इकोनॉमी थोड़ी डेवलप हो जाएगी। क्लियर, होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश, रिजर्व बैंक होल्ड करता है, भी बताया 15% के अलावा कहां जाता है, रिजर्व बैंक के पास जाता है। रिजर्व बैंक क्या करता है, उसको होल्ड करके रखता है ताकि जब बैंकों की जरूरत हो तब जाके वो उनको प्रोवाइड करा दे बेटा। चलिए अब जिसकी बात हो रही है बार बार, एसएचजी को जानते हैं और समझते हैं। एसएचजी क्या है,
SHG है बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, खुद की सहायता खुद ही करते हैं, मतलब इनको किसी और की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी सहायता कर लेते हैं बेटा, ये खुद ही अपनी सहायता कर लेते हैं। सर कैसे करते हैं सहायता? बेटा ये गरीबों का समूह है, ये देखो ये जितने भी व्यक्ति है गरीबों का समूह है, ये पुअर पीपल का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं, 15 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है। वो सब अपनी जो अमाउंट होती है, जो इनकम होती है, उसको पूल करते हैं। गांव के अंदर बेसिकली क्या होता है, हर गांव में बैंक तो लग नहीं सकता, हर गांव में बैंक लगने की पॉसिबिलिटी 0 होती है कि हर एक बैंक गांव के अंदर बैंक लग पाए, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 0 है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो गरीब बालक है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, 40-50 परिवार हैं या फिर 20 परिवार है। अब सोच के देखो 20 परिवारों के लिए बैंक लगेगा आपको? नहीं सर, 20 परिवारों के लिए बैंक नहीं लगेगा। अगर 20 परिवारों के लिए बैंक नहीं लग रहा तो अपना पैसा कहां जोड़े? सर बहुत बड़ी बात है ये तो, कि पैसा कहां जोड़े। मान के देख लो गांव बड़ा है, बैंक है भी, बट 50-50 रुपए बच रहे हैं उनके पास। अब वो सोचते 50 रुपए हम बैंक में क्या ही करेंगे डाल के, ठीक है। तो इनके लिए बनाया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनके लिए क्या बनाया गया? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए, जहां पर ये 10 रुपए से लेके 5 रुपए तक अपनी सेविंग्स करते हैं, और यहाँ पे 15 से 20 लोग हैं, ठीक है। तो जब सबकी सेविंग्स डलती है तो वो जो अमाउंट है वो काफी बड़ा हो जाता है। क्लियर? चलिए, ये पूल करने में मदद करता है जो मेंबर्स की सेविंग है, जो गरीब है। मेंबर्स कैन गेट टाइमली लोन्स, इससे लोन भी मिलता है क्योंकि पैसा जोड़ा जा रहा है। अब जब पैसा आ गया तो ये लोग लोन भी प्रोवाइड करते हैं, SHG लोन भी प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये चीप लोन प्रोवाइड करता है। क्या देता है बेटा? चीप लोन, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि जानता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके पास शामिल नहीं है, यानी कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो भाई बहुत अमीर हो और जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सके। क्यों? क्योंकि उसी का पैसा और उसी को दिया जा रहा है बेटा, ठीक है। वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2%, 1% पर ये पैसा ब्याज पर देते बेटा। अब इसके फंक्शंस और इसकी जो क्वालिटीज है वो जानते हैं। एक ग्रुप के 15 से 20 मेंबर हो सकते हैं, बताया। एक गांव के हो सकते हैं या फिर थोड़े अलग अलग गांव के भी हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। दे मोटिव पूल द सेविंग्स, गरीब लोगों का पैसा जोड़ना ही इसका मेन मोटिव है कि हम गरीबों का पैसा जोड़ पाए और उनकी टाइमली मदद कर पाए। इट प्रोवाइड्स लोन्स टू देयर मेंबर्स एट रीजनेबल रेट, अपने जो साथी हैं, जो लोग हैं, उनको रीजनेबल रेट पे ये पैसा, या फिर आप कह सकते हो क्या देता है भैया, लोन देता है रीजनेबल रेट पे, 1% 2% पे लोन देता है। नेक्स्ट है, आफ्टर ईयर टू, 1 या 2 साल के बाद, जब इसकी सेविंग रेगुलर हो जाती है ना, जब ये पैसा हमें, मतलब हर साल ये जोड़ रहा है, हर साल ये पैसा जोड़ रहा है। इस साल इसने 10,000 बना लिए, ठीक है, अगले साल भी इसने 10,000 बना लिए, तो ये बैंक के पास जाएगा और कहेगा देखो हम 10,000 रुपए जोड़ रहे हैं हर साल। तो बैंक क्या कहेगा, अच्छा अगर आप 10,000 रुपए अपना हर साल जोड़ लेते हो ना, तो आप हमसे भी लोन ले लो। यानी अगर एक व्यक्ति जाता, एक गरीब व्यक्ति जाता बैंक के पास, तो वो लोन नहीं ले पाता। क्यों? ना उसके पास कोलेट्रल होता, ना उसके पास डॉक्यूमेंटेशन होती, ना ही उसके पास कोलेट्रल होता, ना ही उसके पास डॉक्यूमेंट होते। लेकिन जब ये सारे लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने एक संस्था बना ली, तो वो जो संस्था है उसको तो लोन मिल सकता है इजीली। हाँ सर, उसको तो लोन इजीली मिल सकता है और वो एलिजिबल हो जाता है बैंक के लोन के लिए। वो क्या हो जाता है उसके लिए, बैंक के लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है बेटा, बैंक के लोन के लिए एलिजिबल हो जाता है बेटा, ठीक है। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये इंस्टेंस, एक इंस्टेंस दे रखा है आपका, एक इंस्टेंस दे रखा है आपका बांग्लादेश का, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक था, ठीक है, उसने भी लोगों की मदद करी, ठीक है। अब इसके अंदर से हम कोई सा पॉइंट निकाल सकते हैं बांग्लादेश वाले के अंदर, कि बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश ग्रामीण बैंक चल रहा था, ठीक है। इसमें से एक पॉइंट निकल सकता है बेटा कि भाई ये वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनाता है बेटा, ठीक है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहता हूं 3 क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल, इनफॉर्मल क्रेडिट, आरबीआई और एसएचजी। ये 3 ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है बेटा, गारंटी है। 3 टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा बच्चा, इससे बाहर नहीं आएगा जो मैं बता रहा हूं। अभी तक जितना हमने पढ़ा,
आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमने क्या क्या जाना एसएचजीज के बारे में, ये समझते हैं एक बार। 15 से 20 लोगों का समूह होता है कि गांव के बिलोंग करते हैं, अपना पैसा जोड़ते हैं एक साथ। इनको जब इनका पैसा अमाउंट बड़ा हो जाता है तो इनको रिजनेबल रेट्स के अंदर पैसा दे दिया जाता है। क्लियर। और 2 साल के अंदर ये इतनी सेविंग कर लेते हैं कि बैंक भी इनको लोन दे पाएगा, क्योंकि बैंक को भी एक क्या चाहिए, गारंटी चाहिए कि भैया आप हमारा पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा। क्लियर। और इसके अलावा बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की भी सिचुएशन चली थी, उसने न जाने कितने परिवारों को जोड़ा और सबसे बड़ी सिचुएशन बन गई है। ठीक है वहां पर। और इससे हम एक पॉइंट निकालते हैं कि भैया जो एसएचजी है वो वुमेन्स को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं, गरीब लोगों को लोन देते हैं चीप रेट पे बेटा। चलिए क्लास, यहां पर हमारा मनी एंड क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में धुआंधार सेशन के साथ और एक और वन शॉट के साथ। तो तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।